Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी जेपीएससी बीपीएससी। मेरा नाम है आयुषा और हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट को। अभी तक की क्लास में हमने देखा कि कैसे इंडिया में यूरोपियंस आए, उन्होंने अपने अपने बीच कंपटीशन किया, उसमें से ब्रिटिशर्स जो है वो अपना पावर स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए। सबसे पहले यूरोपियंस की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने वाइप आउट किया अदर यूरोपियन पावर्स को। उसके बाद जो है इंडियन के रीजनल पावर्स जो थे वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके साथ ही भी वॉर और डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उनको भी वाइप आउट किया। अब आपको कुछ जो स्टेट्स बच गए थे जो कि नीदर दैट बिग एम्पायर का पार्ट थे और ना ही इतने ज्यादा छोटे थे कि उनको इग्नोर किया जा सके। मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो कुछ स्टेट्स बच गए थे। उनको जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया है वो डिप्लोमेसी के थ्रू किया। अब वो क्या है, तो वो पॉलिसीज जो है ये लेकर आए थे। अब इनके पॉलिसीज देखोगे आपको हर सेगमेंट में दिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपेंशन पॉलिसी है कि मतलब एक्सपैंड करेंगे तभी अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ा पाएंगे, एक अपना हैंड रख पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। दूसरा आपको इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी दिखेगी, दैट इज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी क्या अलग अलग पॉलिसीज ये लेकर आएंगे, उसके थ्रू जो है वहां पे भी अपनी कंट्रोल रखेंगे। तो अब बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया था रीजनल पावर्स में अबाउट बंगाल, अबाउट मराठा, मैसूर एंड सिख। तो ये सब जो रीजनल पावर्स थे ये क्या हुए, पहले वॉरफेयर हुआ इनके साथ। उसके बाद जो ट्रीटीज साइन हुई थी वो ट्रीटीज क्या थी, यही एक पॉलिसीज का प्रतिबिंब थी, कह लो मिरर था, मिरर कर रहा था क्या, यही पॉलिसीज को दिखाता था वो ट्रीटी। जैसे अगर मैसूर में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उसके बाद क्या हुआ, मैसूर सब्सिडरी अलायंस के अंडर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का क्या एक पार्ट बन गया। उसी के साथ देखोगे जब हम एंग्लो सिख वॉर की बात कर रहे थे तो उसमें भी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद सब्सिडरी अलायंस अगेन वहां पे भी जो है लागू किया जाता है। अब इसी में हम देखते हैं अबाउट पॉलिसीज। लेकिन पॉलिसीज स्टार्ट करने से पहले कि क्यों हम पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, अगर प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में बात करा जाए तो आप देखोगे कि जो आपके मान लो लास्ट जो 4 एग्जाम्स हुए हैं आपके, उनके क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल में स्टडी करो तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चंस आपको कहाँ से दिख रहा है आता हुआ, यही एक्सपेंशन पॉलिसी से। इधर एक्सपेंशन पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी से, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है उससे क्वेश्चन आ रहा है या फिर जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उससे आ रहा है। मतलब पॉलिसी से यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। तो इसीलिए ये वाला जो आज का क्लास है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन ही देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या याद रखना है। फाइन, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। इसमें आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने सब्सिडरी अलायंस को क्या एक्सेप्ट कर लिया। ये आपके क्वेश्चन का एक पैटर्न है। आंसर हम बाद में देखेंगे, आंसर एक्चुअली आपको खुद ही आ जाएगा जब आप एक बार पूरी क्लास देख लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज इन एनेक्स्ड इन द ब्रिटिश इन। अब प्रिंसली स्टेट है एक भगत का, जिसमें पूछा गया है कि वो किस ईयर में जो है एनेक्स किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पॉलिसी नहीं दिख रही है कि कोई पॉलिसी, जैसे यहाँ पे पॉलिसी दिख रही है दैट सब्सिडरी अलायंस है, बट यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं दिख रही है, यहाँ पे जस्ट लिखा है कि एनेक्सेशन। लेकिन अगर बात करें एनेक्सेशन की तो एनेक्सेशन कैसे, या तो वॉरफेयर से हो रहा था या डिप्लोमेसी से। तो यहाँ जो पॉलिसी थी दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। तो उसके अंडर ही जो ये जगह है भगत, ये जो स्टेट है भगत, उसको एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। अब वो किस ईयर में किया था वो भी हम क्या क्लास जब कर लोगे तो आप खुद ही इसका आंसर भी बता पाओगे। ये थे क्वेश्चंस आपके कहाँ से, एक्सपेंशन पॉलिसी से। अगर यही मैं बात करूं अबाउट रेवेन्यू पॉलिसीज, तो आपको जो क्वेश्चन दिखते हैं वो है ये। रेवेन्यू पॉलिसीज में क्या है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज स्पेसिफिकली, कि क्यों, क्योंकि रेवेन्यू का जो सोर्स था रेवेन्यू का, वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, लैंड था।
कल्टीवेशन होता था तो वहां से ही रेवेन्यू आती थी, तो उसके लिए ही ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई थी, जैसे जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं उसको। उसी के साथ महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ये सब हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली इन, जो ऑप्शन है वो स्टेट्स के ऑप्शन है। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये कहाँ हमें देखने को मिले हैं, किस एरिया में। ठीक है, ये वेल एंड गुड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रैयतवारी इज अ सिस्टम व्हिच हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑप्शन भी उतना ही वर्क करता है, क्योंकि देखो ऑप्शंस क्या है, सारे ब्रिटिशर्स के ऑप्शन है जो उस पीरियड ऑफ टाइम पे एक्टिव थे। तो इसका भी आंसर हम क्या क्लास के खत्म होते ही आप जो है खुद ही आंसर कर पाओगे। इसके साथ ही जो है क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है सब्सिडियरी अलायंस, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल गया है। अब इसी से ऐसा नहीं है दैट क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, बट इफ यू नो द पैटर्न आप आगे की सोच सकते हो कि इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट और पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। सबसे पहले आता है आपका सब्सिडियरी अलायंस। क्या है सब्सिडियरी अलायंस? तो सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। सी ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको कि गवर्नर जनरल के बारे में और वाइसरॉय के बारे में ये क्लास हम अलग से करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपको आइडिया मिल जाएगा ना इवेंट्स का कि हाँ पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर वो हुआ, तो उसके बाद हम कवर करेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कौन गवर्नर जनरल थे। जब हम 1857 के रिवोल्ट तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाँ उस टाइम फ्रेम में कौन से गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर वाइसरॉयज आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट जो याद रखना है दैट इज सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था क्या सब्सिडियरी अलायंस को। वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 तक का। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या है कि ये एक पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो स्टेट्स होते थे उनको आप कह सकते हो कि एक तरह से ब्रिटिश इंडिया क्या करती थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी सोल्जर्स के थ्रू, और बाकी बदले में क्या करती थी उनसे पैसे लेती थी या रेवेन्यू लेती थी, कलेक्ट करती थी। तो ये था कॉन्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस का। अब इसके कुछ जो है आप देखोगे कि की एस्पेक्ट्स थे, जैसे कि सबसे पहला था एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स। तो जो इंडियन किंग है अगर वो सब्सिडियरी अलायंस साइन करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ब्रिटिश की जो परमानेंट आर्मी है उसको हमेशा स्टेशन रखनी पड़ेगी टेरिटरी में। तो मतलब ब्रिटिश जो आर्मी उनके लिए देंगे उसको हमेशा टेरिटरी में रखनी पड़ेगी और सैलरी देनी पड़ेगी। जो मेंटेनेंस है उनका, जो सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश प्रोवाइड कर रही है उसका जो मेंटेनेंस है वो क्या कौन करेगा? रूलर खुद ही करेगा। रूलर को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू आर्मी, और आर्मी का जो मेंटेनेंस है उसको किसको करना पड़ेगा? रूलर को खुद करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ ही कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता रूलर, मतलब रूलर किसी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकता किसी से, ना ही किसी के साथ ट्रेड रिलेशन बना सकता फॉरेन कंट्रीज के साथ, कोई भी फॉरेन पॉलिसीज लागू नहीं कर सकता, अलायंस नहीं बना सकता। तो ये दूसरा एक एस्पेक्ट हो गया। तीसरा आपका है कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है हमेशा क्या कोर्ट में रहेगा उस किंग के, सो दैट उसको पता चलते रहे कि क्या हो रहा है और वो क्या करेगा ब्रिटिश कंपनी को इन्फॉर्म करता रहेगा कि हाँ, ताकि कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मतलब ये भी देखने के लिए कि इंटरनल मैटर सही चल रहा है या नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। तो एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। एंड देन इसके साथ ही टेरिटरी का एनेक्सेशन, मतलब अगर जो रूलर है किसी भी सूरत में अगर वो फेल हो गया, वो जो अमाउंट है पे करने में, रेवेन्यू को देने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके कुछ पार्ट ऑफ जो टेरिटरी है वो एनेक्स कर लिए जाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये था आपके सब्सिडियरी अलायंस के की एस्पेक्ट्स। अब ये क्यों किए गए थे? सबसे पहली बात पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए कि
ब्रिटिश क्या चाहती थी, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहती थी, बट ऐसा डोमिनेंस चाहती थी कि भाई पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट तो करो बट आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बर्डन ना हो। आप नहीं चाहते हो सड़क ठीक करवाना, आप नहीं चाहते हो पुल बनवाना, बट आप चाहते हो कि हाँ जो भी पावर में रहे वो मेरे अकॉर्डिंग चले, है ना। तो ऐसा वाला अगर सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है तो अच्छी बात है ब्रिटिशर्स के लिए। इसी की तरह फ्रेंच का इन्फ्लुएंस भी हो रहा था, तो फ्रेंच के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने क्या सब्सिडरी अलायंस की। जैसे हमने देखा था एंग्लो मैसूर वॉर्स के टाइम में कि जो मैसूर था उनका क्या टीपू सुल्तान का बहुत कोर्डियल रिलेशंस था फ्रेंच के साथ, और इसी कोर्डियल रिलेशंस के डर में क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा अटैक वगैरह किया ताकि जो फ्रेंच का प्रेजेंस है वो वापस से डोमिनेंट नहीं हो पाए। तो मैसूर इसी के कारण क्या सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ जाता है। प्लस डिपेंडेंसी भी रहेगी कि जो भी मिलिट्री डिपेंडेंसी है वो किंग की किस पे होगी, ब्रिटिशर्स पे ही होगी। किंग अपना ट्रूप्स नहीं बना सकता। अब अगेन बैक टू क्वेश्चन, ये हम थोड़ा रुक जाते हैं। सबसे पहले स्टेट्स जो इंटीग्रेटेड थे वाया सब्सिडरी अलायंस वो हम देख लेते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर बात करें टेबल की तो सबसे पहले आप देखो कि हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन गए थे। तो सबसे पहली जो स्टेट है वो है हैदराबाद, जो कि हमने क्या देखा था निजाम ऑफ हैदराबाद। जब हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में देख रहे थे तो यही निजाम कहाँ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि हमारे साथ एक ट्रीटी कर लो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे हैदर अली पे अटैक करेंगे। ये वही सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी थी। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो जो सबसे पहला स्टेट था जहां पे सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया था ईयर 1798 में निजाम अली खान के अंडर। कौन रूल कर रहा था वहां पे, निजाम अली खान रूल कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट है ये। उसके बाद आपका आ जाता है मैसूर। क्यों? क्योंकि ये जो निजाम थे ये ट्रीटी को क्यों साइन किया था इन्होंने, इसीलिए ही किया था मैसूर के कारण ही। और उसके बाद क्या 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं और मैसूर हार जाती है और वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर किसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट हो जाती है। तो इसके बाद आता है आपका मैसूर थर्ड, जो कि 1799 में एक साल के बाद ही देखोगे आप टीपू के डेथ के बाद। थर्ड आपका आता है तंजौर। तंजौर जो है वो 1799 में ही एक्सेप्ट करता है सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पे सरफोजी टू रूल कर रहे होते थे। उसके बाद आता है आपका अवध। अब देखो अवध का ना एक अलग सिग्निफिकेंस है। अवध पहले जो है ये अवध को सब्सिडरी अलायंस में लेने की कोशिश करते हैं, बट बाद में आप देखोगे अवध को मिस गवर्नेंस के अंडर लाकर अपने में मिला लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अवध 1801 में सादत अली खान जो है यहाँ रूल कर रहे होते थे। देन आपके आ जाते हैं क्या मराठास, पेशवा हो गए। सिंधिया एंड भोसले जो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी, क्या सिंधिया और भोसले ही मिलकर क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये हार गए थे तो इन्होंने क्या किया सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। तो पेशवा सिंधिया एंड भोसले ये तीनों क्या करेंगे सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ जाएंगे। 1802 1833 बाजीराव पेशवा, देन दौलत राव सिंधिया एंड राघोजी टू भोसले। तो आप इन जनरल याद रख सकते हो मराठा। उसके बाद है आपके ट्रावनकोर। 1805 के अराउंड बाला रामा वर्मा यहाँ रूल कर रहे थे। देन है आपके गायकवाड़, ये भी क्या मराठास के ही 1805 में आनंदराव गायकवाड़ थे। तो अब देखो मेजरली आपको 5 जो है नाम याद रखने हैं स्टेट्स के जो कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर आते हैं। सबसे पहले है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और मराठास। इन जनरल एक ब्रॉड आप देख लो कि मराठास हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले क्या पेशवा जाएंगे, उसके बाद सिंधिया एंड भोसले, देन गायकवाड़। ये भी क्या सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएंगे। बट अब ये याद कैसे रहेगा आपको, तो एक निमोनिक्स याद कर लो आप। जैसे ये निमोनिक्स है आपका HMTAM।
हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और ए से अवध हो गया और एम से आपका मराठा हो गया। तो आप देखो कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा देखो तो फटाक से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, निमोनिक्स आना चाहिए, HMT AM। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध एंड मराठा। अब बैक टू क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो आप कॉन्फिडेंटली इस आंसर को दे सकते हो। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस? हमने अपने HMT में क्या देखा था, सबसे पहला क्या था, हैदराबाद। तो आंसर इसका क्या होगा आपके, हैदराबाद। 2017 का ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करो तो ये जो इंट्रोड्यूस करा गया था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। लॉर्ड अब ये बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी रूलर का ब्लड लाइन मतलब अपना खुद का बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो हायरलेस माना जाता था, और जो दत्तक पुत्र होते थे मतलब जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते थे वो राजा नहीं बन सकते थे। वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते थे लेकिन वो राजा नहीं बन सकते थे। तो मतलब आप समझ गए हो मोटा मोटी कि मान लो कोई राजा है, उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया। तो जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो राजा नहीं बन सकता। तब वो जो स्टेट है वो किसके अंडर चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंदर चली जाएगी। लेकिन चूंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो क्या करेगा कि वो यूज कर सकता है जो इनहेरिटेंस है उसको, मतलब राजा के जो पैसे हैं वो इसका पैसा है उसके बच्चे का, लेकिन उसकी गद्दी नहीं है बच्चे की। आई थिंक सिंपल लैंग्वेज में था, आपको समझ आ गया होगा। If an Indian ruler died without a natural, that is biological heir, ठीक है, कि बच्चा अपना होना चाहिए, their state would automatically be annexed or lapsed to the British East India Company। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो जो स्टेट है वो अपने आप कहाँ लैप्स कर जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। Adopted sons were not recognized as legal successor for inheritance purposes। लीगल सक्सेसर नहीं मान सकते थे लेकिन पैसे जो है उनको मिलते थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो देखो ऑब्जेक्टिव था कि फैसिलिटेट करना डायरेक्ट एनेक्सेशन को, कि हर जगह जो है वॉरफेयर करना नहीं है इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं आप देख रहे हो कि कुछ भी आप पॉलिसी बना दे रहे हो कि हाँ ठीक है, नहीं है आपके पास आपका अपना बच्चा तो ठीक है अब आप हमारे अंडर ऑटोमेटिकली आ गए हो। तो ऐसी चीजों को देखोगे आप। इसका क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं, क्या है ये, झांसी, लक्ष्मीबाई जहां रूल कर रही थी झांसी, वही झांसी जो है क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। अगर एरिया की बात करो तो कुछ एरिया है आपके जैसे उदयपुर, सतारा, नागपुर, संबलपुर और झांसी, जहां पे क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाया गया था। अब सबसे पहले की एरियाज देखो अगर, तो यहाँ पे भी क्या है आपको देखना है कि स्टेट कौन कौन से हैं, किस ईयर में किए गए हैं अंदर और क्या हुआ है उसके साथ, सिग्निफिकेंस क्या जुड़ा है। तो हमने क्या देखा था, सब्सिडरी अलायंस में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन सा स्टेट आता है। फाइन, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब ये दोबारा तो नहीं पूछेगा बट पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछा जा सके कि सबसे पहले कौन सा स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर लिया गया था, तो वो है आपका सतारा, ईयर 1848, और ये फर्स्ट मेजर स्टेट था जो कि एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। इसके बाद आप देखोगे जैतपुर है, जैतपुर 1849 में एनेक्स कर लिया गया था। देन आपका संबलपुर है, संबलपुर भी 1849 में एनेक्स किया गया था। उसके बाद देखोगे भगत है, भगत जो है 1850 में एनेक्स किया गया था। अब याद करो हमने जो पीवाईक्यू सबसे पहले देखे थे उसमें आपके पास एक क्वेश्चन क्या आया था कि भगत जो स्टेट है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब एनेक्स किया गया था, तो वो एनेक्स किया गया था 1850 में। देन आपका आता है उदयपुर, उदयपुर 1852 में एनेक्स किया गया था, और ये सेंट्रल इंडिया का उदयपुर है, इसको आप राजस्थान वाला उदयपुर नहीं समझोगे, ठीक है। देन आती है आपकी झांसी, जहां पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रूल कर रही थी। 1853 में जो है ये एनेक्सेशन किया जाता है, जहां देखोगे आपकी जो झांसी की रानी होती है उनके दत्तक पुत्र ही होते हैं जिनको वो महाराजा बनाना चाहती हैं, लेकिन
दत्तक पुत्र होने के कारण, अडॉप्टेड चाइल्ड होने के कारण क्या होता है, वो लेजिटिमेट हायर नहीं होते हैं, और इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अब झांसी हमारे अंडर आ जाती है। और यहीं पे आपको बहुत फेमस आपको एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है झांसी की रानी के द्वारा, दैट मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एंड लास्ट है आपका नागपुर। ये आपका 1854 में एनेक्स किया गया था, और ये एक बहुत टेरिटोरियल गेन था ईआईसी के लिए। अब इसके लिए भी एक निमोनिक्स है, ठीक है। अगर मैं निमोनिक्स की बात करूं तो आपको याद रखना है ऐसे, सजा सबा उड़ जाना, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। सजा सबा उड़ जाना 10 बार बोलोगे, इनफैक्ट खुद ही याद हो जाएगा। सजा से क्या है, स इज योर सतारा, जा इज योर जैतपुर, ठीक है, तो ये हो गया सजा। अब सबा है दैट इज संबलपुर, एंड ब इज भगत, तो संबलपुर एंड भगत। उसके बाद है उड़, उड़ इज उदयपुर, और जा ना है झांसी एंड नागपुर। तो सजा सबा उड़ जाना ये क्या है, एक निमोनिक्स है जो आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि कुछ भी, अब देखो यहाँ से आप श्योर रहो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इधर इकोनॉमिक पॉलिसीज से या फिर एक्सपेंशन पॉलिसीज से। तो अपने आप को रेडी रखो आप इन 2 मार्क्स के लिए भी एटलीस्ट। अगेन क्वेश्चन, अब तो इसका आंसर आप खुद से कर सकते हो। अब इसी में एक और चीज आती है, क्या, मिस गवर्नेंस की बात। और मिस गवर्नेंस की बात अगर करें तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो भी सही से रूल नहीं कर पा रहे थे किंग, उनको मिस गवर्नेंस के अंडर लाकर उनका स्टेट जो है एनेक्स कर लिया जाता था। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अवध का, जिसको अवध भी कहते हैं। तो अवध को पहले इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने अधीन करने की कोशिश की, बट वहां पे वो कम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि मिस गवर्नेंस के अंडर अवध को क्या किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कर लिया था। अब ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक पॉलिसी था कि टेरिटरी को सीज करने का। अगर देखें पॉलिसी क्या है, तो ब्रिटिश क्लेम दैट लोकल रूलर वेयर इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देयर स्टेट्स इफेक्टिवली, लीडिंग टू पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनरेस्ट। जिसने क्या किया, अलाउ किया ईआईसी को टू इंटरवीन एंड अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ऑब्स्टेंसली फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पॉपुलेस। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं मिस रूल का, कि एक्सपैंड जो है करना था उनको टेरिटोरियल कंट्रोल अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कैसे करते, तो बोलते कि भाई तुम अच्छे से रूल नहीं कर रहे हो, हम तुमसे बेटर रूल करेंगे, और फिर तुमको एज मिस गवर्नेंस के अंडर डाल दिया। इसी का क्लासिक एग्जाम्पल आपका अवध का है। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, किससे, नवाब वाजिद अली शाह थे, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। डलहौजी के टाइम में ये एनेक्सेशन हुआ है, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांगली वो जो है रूल कर रहे थे, बट स्टिल डलहौजी ने क्या किया, अवध को मिस गवर्नेंस के अंदर लाकर और एनेक्स कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल स्टेट का पार्ट बना दिया था। और यहीं से यही सारी चीजें जो थी, ये जो आपकी पॉलिसीज थी, इनफैक्ट जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आएंगे, ये सब क्या करेंगे, आपके एक स्टेज सेट करेगा, किसके लिए, रिवोल्ट के लिए, एक बहुत बड़े रिवोल्ट के लिए, जो कि आपका आएगा, आगे देखोगे आप, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये था आपका एक्सपेंशन पॉलिसीज। अब इसके एक्सपेंशन पॉलिसीज में आपको याद क्या रखना है, क्या रखना है, सब्सिडरी अलायंस, सबसे पहली बात मैंने बोली थी आपको याद रखना है कि इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहला एनेक्सेशन जो है सतारा का हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर 1848 में। अवध को जो एनेक्स किया गया है उसको 1856 में एनेक्स किया गया है। अवध मिस गवर्नेंस के अंडर भी एनेक्स किया गया है, और अवध में बोला गया सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी भी साइन हुई थी। देन है आपका ट्रीटी ऑफ बसैन, जो कि 1802 में साइन हुआ था, जो कि मराठा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एंड पंजाब एनेक्सेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो ये आपके कुछ की टेक अवेज थे एग्जाम के लिए। अब आता है आपका लैंड रिवेन्यू का सिस्टम, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हमें देखने को मिला था। देखो रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा अगर आ रही थी उस पीरियड ऑफ टाइम में, कहाँ से आ रही थी, लैंड से आ रही थी।
कुछ चीजें चलो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात थी, लेकिन अब क्या है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन पे आ गई थी। एक्सपेंशन पे आ रही थी मतलब रूल तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, एंड उसके साथ ही क्या हो गया था कि अब रूल कर रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे कोप अप किया है ब्रिटिशर्स ने, सो दैट उनका भी फायदा हो। ठीक है, क्योंकि वो प्योरली बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, कि वो बस वही चीजें करते थे ब्रिटिशर्स जिनमें उनको उनका फायदा दिखता था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी वो इसीलिए लेकर आए थे ताकि उससे उनको फायदा हो, जो ब्रिटिशर्स हैं। फाइन, तो अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट का एरिया पूछा जा रहा है, एंड देन पूछा जा रहा है एक स्टेटमेंट है कि ये किसने बोला है। आगे देखते हैं, हम बढ़ेंगे जैसे ही पता चल जाएगा हमें। अगर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की बात करें तो आपको दिखेगा कि क्यों किया गया था ये इंट्रोड्यूस। ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सिस्टम लेके आई थी, कि ताकि उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो टैक्स मिल रहा है लैंड से, वो बहुत सिस्टमेटिकली मिले, और जितना प्रेशर बनाएंगे उतना ही मतलब स्कोप रहेगा क्या इनकम के बढ़ने का, एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। तो इसलिए जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आई थी। 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आपको देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, क्योंकि 3 अलग अलग जगह पे था। जैसे देखा जाए तो जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के पार्ट्स में। यहाँ क्या होते थे, जो जमींदार होते थे वही क्या करते थे, रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे फार्मर्स से या लैंड होल्डर्स से, और उसको क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। दूसरी थी आपकी रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी जनरली कहाँ था, ये आपके सदर्न इंडियन पार्ट्स में था। अब रायत्स क्या होते हैं ना, रैयतवारी रायत से निकला है, रायत होते हैं आपके किसान, तो वहीं से ये टर्म आया है। तो जो रायत्स होते थे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि डायरेक्ट जो है वो पेमेंट करते थे। फाइन, यहाँ पे कोई आपको जमींदारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। यहाँ पे रायत्स का एंड कंपनी का जो है एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, और वैसे ही जो है टैक्स वैक्स पे किए जाते थे। देन आपका नेक्स्ट आता है महलवारी सिस्टम, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था। अब महलवारी सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है वर्ड महाल से। महाल क्या है, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, जिसमें क्या होता था कि जो हेड होता था वो क्या करता था कि सारे लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो अब हम सबसे पहले इसका एक, अगर हम मैप की बात करें तो देखो हमने क्या बोला था, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे, बिहार, बंगाल और ओडिशा के रीजन पे। हमें यहाँ वाले रीजन पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ वाले रीजन पे हमें देखने को मिलता है परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट बात करें रैयतवारी सिस्टम की, तो जो सदर्न इंडियन का पार्ट है वहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रैयतवारी सिस्टम है, जो कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। एंड नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम कहाँ है आपका, ये वाला एरिया है, जो कि सेंट्रल एशिया का है, सॉरी सेंट्रल इंडिया का है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, ये महलवारी का एरिया है। तो मैप देख लो, मैप को अपने माइंड में अच्छे से इम्प्रिंट कर लो कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, सो दैट अगर मान लो कल को आपको आप भूल भी जाओ तो मैप जो है आपको याद दिलाएगा कि हाँ क्या देखा था, कि जमींदारी कहाँ थी, बिहार, बंगाल, असम के एरिया पे थी। उसके बाद रैयतवारी कहाँ थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, और महलवारी कहाँ थी, तो सेंट्रल इंडिया में थी। स्टार्ट करते हैं हम जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट से। अगर जमींदारी सिस्टम की बात करो तो इसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अब देखो यहाँ पे भी कैच है, ये आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करा था। तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, यू शुड रिमेंबर दिस ऐसे ऑन फिंगर टिप्स। इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। अब देखो इसने क्या किया, पूरा अल्टर कर दिया जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, कैसे, और इसी के साथ एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन गया ब्रिटिशर्स के लिए। अब कैसे, सबसे पहले लैंड ओनर रिकॉग्निशन हुआ कि जमींदार जो थे उनको लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया प्रोपराइटर्स ऑफ लैंड, कि अब वही जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे, वही जमींदार ही जो है वो हेड हो गए हैं, प्रोपराइटर हो गए हैं, और अब जो भी रिस्पॉन्सिबल है
रेवेन्यू के लिए वो जमींदार है, तो जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आके पैसे देगी, अब वो जैसे पैसे दे, ठीक है, ब्रिटिशर से सॉरी पीजेंट से, लैंड होल्डर से, जैसे भी स्मॉल लैंड होल्डर्स जो होते थे उन सब से वसूल करके क्या करेगी ये जो है ब्रिटिशर्स को देगी। उसके बाद है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो जमींदार ही रिस्पॉन्सिबल होते थे, हर पीजेंट से क्या रेंट लेते थे वो, और टैक्स भी लेते थे, और लैंड दिया है अगर, क्योंकि प्रोपराइटर कौन है उस लैंड का, मालिक कौन है, जमींदार है, तो अगर लैंड दिया किसी को तो रेंट भी लेते थे और टैक्स भी लेते थे। टैक्स मींस जो कल्टीवेशन हुआ है उसका जो रेवेन्यू था वो भी लेते थे और रेंट भी लेते थे। प्लस फिक्स्ड रेवेन्यू ऑब्लिगेशन था कि एनुअली जो है फिक्स अमाउंट जो है वो देना ही देना है। और अगर बाय एनी चांस कोई जमींदार फेल हो जाता था अपना रेवेन्यू कलेक्शन में या रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देने में, तो क्या किया जाता था, लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था। मतलब दूसरे बहुत सारे जमींदार बैठे होते थे और ऑक्शन की जाती थी कंपनी के द्वारा कि ये जमींदार जो है मीट नहीं कर पाए हैं हमारे रिक्वायरमेंट को, तो अब हम इस लैंड को नीलाम कर रहे हैं, तो जो भी बोली लगाएंगे आप सब में से सबसे ज्यादा उनको ये लैंड दे दी जाएगी। तो ऐसे ही ऑक्शन क्लॉज भी था, इसी को सनसेट क्लॉज भी कहते थे कि सूर्यास्त के बाद का टाइम होता था रेवेन्यू को क्या देने का, अगर कोई जमींदार फेल हो जाता था इसमें तो उसके लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था। अब रीजन्स कौन कौन थे तो हमने देख लिया, बिहार, बंगाल और ओडिशा का रीजन था जहां पे आपको जमींदारी सिस्टम देखने को मिलता है। अब अगेन बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा था परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट से अगर देखो तो हमने क्या देखा था, बिहार, बंगाल और ओडिशा, सॉरी बिहार, बंगाल एंड असम। यहाँ आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, बंगाल बंगाल बंगाल, चलो यू नो कि हाँ ये एबीसी में कुछ हो सकता है। अब अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो हमने मैप में देखा कि रैयतवाड़ी कहाँ थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अब आपका सबसे लाइक एलिजिबल ऑप्शंस आपको क्या दिख रहे हैं, बंगाल एंड मद्रास। इनफैक्ट मद्रास एंड बंगाल गलत हो जाएगा क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन पहले क्या पूछ रहा है, रेस्पेक्टिव बात हो रही है, तो पहले परमानेंट सेटलमेंट पूछ रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ, बंगाल में, रैयतवाड़ी कहाँ, मद्रास में। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि दो जगह मद्रास और बंगाल देखा और टिक मार दिया, रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है तो परमानेंट सेटलमेंट का पहले होना चाहिए, रैयतवाड़ी का बाद में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। अब देखो रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करूं तो ये थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। नाम याद रखो, अभी हमने क्या देखा था परमानेंट सेटलमेंट में, वो याद है ना। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि रैयतवाड़ी किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड है। दो नाम याद रखने हैं आपको, अराउंड 1820s में। अब यहाँ पे क्या था कि ये एरिया चेंज हुआ, रैयतवाड़ी है तो यहाँ क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा गया, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी रायट्स होते थे, मतलब जितने भी फार्मर्स होते थे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सेटलमेंट होगा, कोई बीच का जमींदार यहाँ पे नहीं होगा। तो रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स, दैट इज रायट्स। उसके बाद रायट्स ही ऑनर होते थे। परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या देखा था कि ओनर कौन होते थे, जमींदार होते थे, वो रेंट पे लैंड देते थे। बट यहाँ पे क्या है, रायत जो है वही जो है आपको ओनर दिखते हैं उस लैंड के, और वही रेवेन्यू भी पे करेंगे। बहुत बर्डन होते थे ये हाई टैक्सेस से। इनफैक्ट फील्ड बेस्ड रेवेन्यू होता था कि जिस इंडिविजुअल के पास जितना फील्ड है उसकी सॉइल क्वालिटी चेक की जाती थी, क्रॉप पोटेंशियल कितना है, और उसी के बेसिस पे फिक्स किया जाता था उसका रेवेन्यू टैक्सेशन। पीरियोडिक रिवीजन होता था, तो टिपिकली यहाँ पे आपको दिखेगा 20 से 30 साल। परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या देखा था, एनुअली, यहाँ पे आपको 20 से 30 साल तक का पीरियोडिक रिवीजन दिखेगा। अब इसके कुछ प्रोज भी थे, कुछ कॉन्स भी थे। प्रोज हो गया कि बीच बाच का कोई नहीं है, जैसे जमींदार जैसी एंटिटी नहीं है जो आपको एक्सप्लॉइट करे। बट अगर वो नहीं है तो यहाँ पे अब क्या था, कॉन्स क्या है कि आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है, आपका जो पोटेंशियल है उस ग्राउंड का, उन सबको मेजरमेंट करने के बाद, और 20 साल तक आप सोचो, अगर मान लो कि ड्रॉट आ गया, ठीक है, आपका आज सेटलमेंट हुआ है कुछ 10% पे, लेकिन ड्रॉट आ गया और आपकी लैंड खराब हो गई, अब आपको 20-30 सालों तक क्या वो
उस लैंड पे कुछ उग नहीं रहा है, लेकिन आपको रेवेन्यू किसी ना किसी तरह देना ही होगा। तो ये क्या है, कॉन्स भी है इसमें जुड़ा हुआ, नेगेटिव भी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखती हूँ कि ठीक है, अब हमने देख लिया इसके बारे में, अब आपको ही ये आंसर देना है कि इसको किसने बोला होगा कि द रैयतवाड़ी इज अ सिस्टम व्हिच हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया। नेक्स्ट आपका आता है महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम जो है जनरली आपके सेंट्रल इंडियन पार्ट में था। अब ये इनिशिएट किसने किया है, यहाँ पे आपको दो नाम दिखेंगे, एक इनिशिएट किसने किया है, एक इंट्रोड्यूस किसने किया है। इनिशिएट किया है हॉल्ट मैकेंजी ने, जो कि 1822 में किया है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। अब देखो याद कैसे रहेगा, एम फॉर महालवाड़ी, एम फॉर मैकेंजी। फाइन, तो हॉल्ट मैकेंजी ने क्या इनिशिएट किया है, महलवाड़ी सिस्टम 1822 में। और इसी को रिफाइन किसने किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो इन्होंने क्या किया, रिफाइन किया। तो मतलब महलवाड़ी सिस्टम से जुड़े हुए आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो आपके हॉल्ट मैकेंजी हो गए, दूसरे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। इन्होंने क्या किया, एक कलेक्टिव अप्रोच लिया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। पहले हमने क्या देखा, हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट में एक जमींदार होता था जो बिचौलिया का काम करता था कि वो लैंड देगा, फार्मर्स उस पे अनाज उगाएंगे, रेंट भी देंगे, रेवेन्यू भी देंगे। रैयतवाड़ी में हमने देखा कि रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है एक दूसरे के साथ, कि रैयत जो होंगे उस लैंड के, वो खुद ही जाकर रेवेन्यू रेवेन्यू जो है प्रोवाइड कराएंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम का एक अलग अप्रोच दिखेगा, जहाँ एक ग्रुप ऑफ विलेजेस दिखेंगे। ये ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या करेंगे कि ये जो है एक ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप जो है उसका जो हेडमैन होगा वो क्या करेगा कि सबसे कलेक्ट करेगा स्मॉल फार्मर्स से, एंड उसके बाद क्यूमुलेटिवली जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा वो रेवेन्यू। तो ऐसा ही चलता था। महालवाड़ी वर्ड निकला है महाल से, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे। जनरली ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल या आपको आज का उत्तर प्रदेश, पंजाब और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग विलेज स्ट्रक्चर थे, इसीलिए ऐसी चीजें यहाँ पे बनाई गई। देखो एरिया के अकॉर्डिंग ही जो है, ब्रिटिशर्स भी स्मार्ट थे भाई, वो देख लेते थे कि किस एरिया में क्या चलेगा, तो उसको वो उसी वे में टैकल करते थे। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग विलेज स्ट्रक्चर था, इसीलिए यहाँ पे महालवाड़ी चलती है। अब महालवाड़ी में क्या था, रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विद द विलेज एज अ होल और विद अ महाल, दैट इज ग्रुप ऑफ विलेजेस, थ्रू विलेज हेडमैन और रिप्रेजेंटेटिव, के एक हेडमैन होगा, वही क्या करेगा, सबको मिला के लेगा, सबसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जाके ब्रिटिशर्स को दे देगा। नेक्स्ट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो कि कोई एक जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो कम्युनिटी का जिम्मेदारी होता था कि जितना फिक्स्ड है उतना अमाउंट देना है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक रिवीजन। अब देखो यहाँ क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में हम जल्दी रिवीजन देखते थे, महलवाड़ी में हम देख रहे हैं कि 20 से 30 साल है। यहाँ कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है टिपिकली, मतलब पीरियोडिक रिवीजन है तो कभी भी हो जा रहा है, 20 साल भी, 30 साल भी, कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको। विलेज लैंड होल्डिंग की बात करें तो असेसमेंट होता था यहाँ पे भी लैंड का, कि क्या पैटर्न है लैंड होल्डिंग का, कैसे कौन सी कम्युनिटी जो है किधर है, ये असेसमेंट किया जाता था, एस्टिमेशन किया जाता था। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपको लेस एक्सप्लॉइटेटिव दिखेगा। क्यों, क्योंकि अब एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो गई है कि आपको जो है इतना अमाउंट जो है देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मान लो यहाँ पे अगर सूखा पड़ भी गया, तो किसी एक के यहाँ सूखा पड़ेगा तो भी जो जिसके यहाँ नहीं पड़ा है वो क्या करेगा, मिलके किसी ना किसी तरह जो है उस इंसान को भी बचा लेगा। तो ये काइंड ऑफ आपको लेस एक्सप्लॉइटेटिव दिखेगा, प्लस इसमें भी आपको कोई बिचौलिए नहीं दिखेंगे। अगेन कमिंग बैक टू मैप, अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैप मैं बार बार इसको इसलिए दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैप से क्या होता है कि माइंड में एक इम्प्रेशन बना रहता है। अब इसमें याद क्या क्या रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है आपका। परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी महलवाड़ी कब इंट्रोड्यूस हुआ है, ये 1793 में, ये 1820 में और ये 1822 में। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया है, इसको अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने, और यहाँ महलवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी ने। रीजन की बात करें तो रीजन क्या है परमानेंट सेटलमेंट का, बिहार, बंगाल, ओडिशा, वाराणसी और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। जैसे आप देखोगे यहाँ ये लाइट कलर्स के जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपके परमानेंट सेटलमेंट भी है। यहाँ पे भी आपको देखो कुछ लाइट कलर दिख रहे हैं, तो ये परमानेंट में आ जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू जो है परमानेंटली फिक्स्ड था। कलेक्टर कौन होता था रेवेन्यू का? जमींदार होता था। लैंड का ओनर भी जमींदार होता था। प्लस रेवेन्यू असेसमेंट तो नहीं सर्वे की जाती थी। एक अब देखो यहाँ पे एक कैच है कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में सर्वे होता था, बट परमानेंट सेटलमेंट में कोई सर्वे नहीं होता था। यहाँ क्या था? यहाँ सनसेट लॉ चलता था ऑक्शन का। रैयतवाड़ी में देखें तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम और बर्मा में भी आपको देखने को मिलता है रैयतवाड़ी ही। पीरियोडिकली जो है इसको रिवाइज किया जाता था। ओनर कौन है लैंड का? वो भी रायत ही होता था, जो कि किसान होता था। प्लस जो कलेक्ट करके रिवेन्यू, मतलब यहाँ कोई बीच बाज का नहीं है, तो खुद ही डायरेक्ट कंटेक्ट बना हुआ है किसके और किसके बीच? रायत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लैंड का सर्वे किया जाता था। सर्वे पे ही डिपेंड करता था कि कितना टैक्स फिक्स किया जाएगा। दिट मीन्स कि मान लो अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी है, पोटेंशियल ज्यादा है, प्लस सॉइल फर्टाइल है, तो उस बात पे डिपेंड करता था वहां का रेट। महलवाड़ी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब, गंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया के अराउंड 30%। अब देखो परसेंटेज भी याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट अराउंड 19% कवर करता था ब्रिटिश रूल को। रैयतवाड़ी 51% कवर करता था और महलवाड़ी 30% कवर करता था। महलवाड़ी को भी पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। विलेज के हेडमैन जो होते थे वो क्या करते थे? कलेक्टर होते थे। देखो ओनर क्या होती थी? कम्युनिटी होती थी। हेडमैन जो होते थे वो कलेक्टर होते थे। वो कलेक्ट करते थे अलग अलग फार्मर्स से और जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। इनका भी लैंड सर्वे किया जाता था। तो इसके साथ ही जो है हमारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी जो है खत्म हो गई हैं। क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। देखो ये वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करके जाना, बिकॉज हमेशा आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैंने 4 साल के क्वेश्चन उठाए हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आपने देखे हैं इन 2 टॉपिक्स से। तो यहाँ अगर आपको 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं एक रिविजन के बाद, तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।